यस, क्वेश्चन किए क्या? एमओटी के नहीं किए तो करके देखना बच्चों, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि सारा कुछ क्लियर है। आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे, है ना। और होगा तो मैं आज आपको टीपीपी भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन बनेंगे आपसे, है ना। अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी 1 मिनट 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी 9 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, 19 ने कर लिया है। चलिए सारे ज्वाइन हो जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं बहुत, है ना, उस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज हम कर लेंगे, और कल फिर मैं आप कल और परसों 2 दिन अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा थोड़ी, ठीक है। चलिए अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए, 21 ने ही ज्वाइन किया है, सब ज्वाइन हो जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। यस वेदांत, डीपीपी आज सेंड कर दूंगा बेटा, कल नहीं प्रोवाइड हो पाई, कल मैं थोड़ा बिजी था और मैं इस वजह से नहीं सेंड कर पाया। आज सेंड कर दूंगा आपको डीपीपी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसमें से प्रैक्टिस करो बच्चों। क्वेश्चन तो कहीं से भी मिल सकते हैं ना आपको। टॉपिक अगर आपको थ्योरी अच्छे से आता है तो क्वेश्चन तो कहीं से भी उठा के करो, सब बनेंगे आपसे, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई किए थे बच्चों, एमओटी के क्वेश्चन ट्राई किए थे? यस बच्चों, एमओटी के क्वेश्चन ट्राई किए थे क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन किए किसी ने ट्राई? यस नो रिप्लाई करो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर किए हैं तो अच्छी बात है। चलिए अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए, फिर उसके बाद करते हैं। अभी तक 22 ने ज्वाइन किया, आप लोग बहुत स्लोली स्लोली ज्वाइन करते हो बच्चों। यस बन जाएंगे अर्पित, मेरे इसमें पूरा सब कुछ इंक्लूडेड है, आप करके तो देखो अर्पित। पर पहले अर्पित मैं ये चाहता हूँ कि आप बेसिक लेवल से शुरुआत करो, जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस करो, धीरे धीरे अपना लेवल अप करते जाओ, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं 100% श्योर हूँ क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने नोट्स को मेरे अच्छे से रिवाइज किया, अच्छे से समझा, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। मैं आपको जेई और नीट के एडवांस लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ कि खाली मैं एनसीईआरटी का करवा दिया और हो गया काम। ऐसा नहीं है, आप देखो हर टॉपिक को पूरी हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, पूरा 1-1.5 घंटा हम एक ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली जितना भी पॉइंट है वो मैं सारे पॉइंट्स कवर करता हूँ। आप भले उसको मैच करके देख लीजिए, या किसी आपको और किसी जगह से मैच करना हो तो वहां से भी मैच करके देख लीजिए, सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे नोट्स के अंदर, है ना। तो आप उसकी टेंशन नहीं लो, आप बस क्वेश्चन करो, बनेंगे आपसे। आप ट्राई तो करो, बनेंगे, ठीक है। चलिए 23 ने ज्वाइन किया, बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, जल्दी ज्वाइन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भी थोड़ा सा लेंदी है, करेंगे। क्या कह रहे हो, होमवर्क के लिए थे वेदांत? होमवर्क के लिए नहीं, अब अपने आप को करना पड़ेगा ना, बड़ी क्लास में आ गए हो 11th में, जब टॉपिक मैंने पढ़ाया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपने आप को करनी पड़ेगी ना। मैं भी दूंगा आपको, पर मैं तो जितने दूंगा ही दूंगा, पर आप भी तो करिए प्रैक्टिस, है ना। चलिए चलिए हम लोग, मैं बता देता हूँ आज हम क्या करने वाले हैं, है ना। आज का टॉपिक बता देता हूँ क्या करने वाले हैं आज हम, और फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे माउस में प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए आज का टॉपिक बता देता हूँ बच्चों, आज का क्या है। चलिए आज हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। आज हम डाइपोल मोमेंट के बाद में, वैभव आपने लिमिटेड चीज, आपको किस टॉपिक में ऐसे लगा वैभव कि लिमिटेड चीजें ऐड किए? बाकी की जो डिटेल्स है वो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड किए हैं। आप किसी भी बुक को उठा के देख लो, मैच कर लो आप। और आपको अगर फिर भी लगता है कम है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़िए, बुक को प्रेफर करिए, अगर आपको लग रहा है कि कम किया है सर ने तो, ठीक है। बुक्स से तो बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझना जरूरी है, या सारा चीज आपको बस खाली देखना है, नोट्स होने चाहिए आपके पास, भले समझ आए ना आए चलेगा, ठीक है वैभव। ऐसा है तो मैं आपको सारे नोट्स भेजूंगा, आप पढ़िएगा उसको, ठीक है। और बाकी सब लोगों को जो मैं समझाता हूँ क्लास में वो नोट्स भेजूंगा, ठीक है वैभव, आपको अलग से नोट्स भेजेंगे, जिसमें सारी सिर्फ थ्योरी थ्योरी होगी, डिटेल्स होगी सारी। बुक आप प्रेफर करिए ना, कोई भी बुक लीजिए, जी जी जेई की बुक लाइए आप कोई भी अच्छी, और करिए। और क्वेश्चंस के लिए मैं आपको डीपीपी दूंगा, आप बुक्स लाओ, क्वेश्चन के लिए कोई भी बुक ले लो, एनी बुक यू प्रेफर। वेदांत कौन सी भी बुक उठाओ, करो जेई के लिए क्वेश्चंस ले आओ, मार्केट से जेई की बुक बहुत सारी आती हैं, मैं आपको बता दूंगा राइटर, वो लेके आना, ठीक है। चलिए बच्चों आज हम बात करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप चाहे किस में भी उठा के देखो, जेई में उठा के देखो, चाहे नीट में उठा के देखो, आपको डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? अभी तक तो आप लोगों ने थोड़े बहुत क्वेश्चन भी देखे होंगे, तो आपको मिला होगा डाइपोल मोमेंट,
है ना। तो डायपोल मोमेंट मेनली किस लिए है कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। बच्चों कोई भी बॉन्ड हो, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, ठीक है, मैं आपको दोनों में बताऊंगा, ठीक है, चाहे आयोनिक हो चाहे कोवेलेंट हो, पूरा 100% आयनिक नहीं होगा और पूरा 100% कोवेलेंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? या तो पूरा 100% वो आयनिक नहीं होगा या पूरा 100% कोवेलेंट नहीं होगा। अगर आयनिक है तो उसमें कुछ कोवेलेंट करेक्टर होगा और अगर कोवेलेंट है तो उसमें कुछ आयोनिक करेक्टर होगा, ठीक है। तो कोई भी बॉन्ड पूरा 100% आयनिक नहीं होगा या फिर 100% कोवेलेंट नहीं होगा। अगर आयनिक है तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर होता है और अगर कोवेलेंट है तो उसमें कुछ आयनिक करेक्टर होता है। तो जो आपका डायपोल मोमेंट है वो बताता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायपोल मोमेंट से। टॉपिक क्लियर है कि किस लिए है टॉपिक, क्या है इस टॉपिक के अंदर, कि डायपोल मोमेंट हम क्यों स्टडी करेंगे। हमको कोई भी जो बॉन्ड है वो 100% ना तो आयनिक होता है ना ही 100% कोवेलेंट होता है। तो अगर नहीं होता है तो मतलब जैसे अगर आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है ना, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं डायपोल मोमेंट से। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हम परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर निकालेंगे आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो वो उसके लिए फेजान रूल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसके अगर आपको परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है कि उसके अंदर कितना आयनिक बॉन्ड का करेक्टर है तो वो आप निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट से, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डायपोल मोमेंट क्लियर है बच्चों? Is that clear today topic? Today our topic is dipole moment और dipole moment का रोल क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालना है कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, कि कैसे किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है वो हम निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझना। एमओटी के बाद आपको डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ, डायपोल मोमेंट होता क्या है, इसका क्या रोल है, क्या है। बच्चों आपने वेक्टर पढ़ा है मैथ्स में, वेक्टर पढ़ा है कि नहीं? यस बच्चों, मैथ्स में वेक्टर हो चुका है ना। तो इसमें वेक्टर का गेम है। वेक्टर आपको पता है मैग्नीट्यूड भी होता है वेक्टर में और डायरेक्शन भी होता है, यस और नो दोनों होता है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओके, फिजिक्स में हुआ है, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप, है ना। तो डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है ना। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए पहले डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट बताने से पहले बच्चों मैं दो चीज आपसे पूछना चाहता हूं जो आपको मैं बता चुका हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, याद आया कुछ? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड लेक्चर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, चल जल्दी से बताइए, लेकिन कितना याद रहता है, आप रिवाइज करते हैं थ्योरी या नहीं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों, एक भी बच्चा बता सकता है? वेदांत गलत है बेटा। एनी वन सिंगल बच्चा? दो बिल्कुल सही है। वैभव पाथ, नाम बताइए कौन से दो? मैं आपको बता चुका हूं दोनों, और दोनों को मैंने आपको समझाया था, पोलर एंड नॉन पोलर। बिल्कुल एक्सीलेंट बच्चों, ठीक है। दे आर टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर। यस बच्चों, याद आया। उसके बाद ये बताओ बच्चों, पोलर बॉन्ड मैंने बताया था आपको किन के बीच में होगा, पोलर बॉन्ड किन के बीच में होगा, दो एटम सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? यस बच्चों, पोलर में दो एटम डिसिमिलर होते हैं ना, दो एटम ऐसे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा, और नॉन पोलर जो एलिमेंट सेम होते हैं। यस, ये चीजें बताई थी हमको। तो आपको डायपोल मोमेंट यही बताता है कि कोई कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, ये आपको पता चलेगा डायपोल मोमेंट से। दो चीजें पता चलेगी बच्चों, एक तो आपको ये पता चलेगा कि कोई कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, और दूसरा हम साथ में उसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी निकाल सकते हैं कि उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है। तो ये दो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर वो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, दो डिफरेंट एटम होते हैं, और नॉन पोलर जो सेम होते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले, है ना। तो पहली चीज यही बताता है डायपोल मोमेंट कि जो है पोलर एंड नॉन पोलर, ये दोनों आपको मैं बता चुका हूँ, दो टाइप के होते हैं, एक पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चों देखो, पोलर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जबकि नॉन पोलर में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, ठीक है। तो बच्चों क्या आप बता सकते हो BF3 कैसा होगा? BF3 कैसा होगा? यहाँ पे भी बोरॉन और फ्लोरीन दो डिफरेंट एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यस और नो?
बोरॉन एंड फ्लोरीन, BF3 में बोरॉन एंड फ्लोरीन दोनों डिफरेंट एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो क्या ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा बच्चों? उसके उस पे देख के मत बोलो, आप आपके हिसाब से बताओ कि BF3 में दोनों ही डिफरेंट एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये कैसा होगा? पोलर होगा, है ना। बट एक्चुअली इट इज नॉन पोलर। ये कैसा होता है? नॉन पोलर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपली हम चार्ज देख के या सिंपली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखकर ये नहीं बता सकते कि कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट से हम श्योर हो जाते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? कि सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सिंपली हम चार्ज देखकर कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा? पोलर होगा। ऐसा कोई श्योर नहीं है ना। तो उसके श्योर होने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? डायपोल मोमेंट पढ़ना पड़ेगा, और डायपोल मोमेंट पढ़ने के बाद आप श्योरली बता दोगे कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। इज दैट क्लियर बच्चों? फर्स्ट पॉइंट। तो चलिए हम बात करते हैं डायपो मोमेंट के बारे में। पहला तो डायपो मोमेंट यही बताता है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड, ये हम निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग्स कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, ये भी आपको डायपो मोमेंट से पता चलेगा, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, लेकिन BF3 फिर भी कैसा हो रहा है? नॉन पोलर हो रहा है ना। आगे चल के पता चलेगा आपको, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि डायपो मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो डायपो मोमेंट कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी है ना। अभी बताएंगे वेपो, आप बहुत जल्दी करते हो सब चीज की, आपको मैंने देखा है आप बहुत जल्दी करते हो हर चीज की, है ना बेटा। अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ, अभी तो फर्स्ट स्लाइड ही शो करिए, वेट करो, आपको सबको मिलेगा, डायरेक्शन भी मिलेगा, सब मिलेगा, वेट करो। डायपोल मोमेंट कैसा है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। वेबो को बहुत जल्दी लगती है सीखने की, बट फिर भूल जाता है सब कुछ, है ना वेबो। चलिए, इट इज डिनोटेड बाय बच्चों, डायपोल मोमेंट को हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और पी से। किसी बुक में आपको पी से मिलेगा और किसी बुक में आपको म्यू से मिलेगा, है ना। तो ये क्या बताता है इसको? डायपोल मोमेंट को। और ये जो एरो लगा है दैट इज शोइंग डायरेक्शन, अभी बताऊंगा डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है। और दिस एरो शोइंग द डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं बार बार म्यू के ऊपर ये एरो नहीं लगाऊंगा, बट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इट इज डिनोटेड बाय पी और म्यू। म्यू क्या होता है? डायपोल मोमेंट, ठीक है। या आप इसको पी से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी किसी बुक में पी से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अभी देखो इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो देखो इसकी डायरेक्शन होती है, चलिए डायरेक्शन बताने से पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों। डायपोल मोमेंट इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी। क्यू क्या है बच्चों? चार्ज ऑन एनी वन एटम, किसी भी वन एटम पे चार्ज, और डी होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। डी क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और क्यू क्या है? चार्ज ऑन एनी वन एटम, जैसे ये दो एटम है, किसी भी एक एटम पे चार्ज, दैट इज डिनोटेड बाय क्यू, एंड डी इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अभी आप डायरेक्शन कैसे बताओगे? आप डायरेक्शन बताओगे, दो केसेस होते हैं। पहला केस तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों? HCl में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन की या क्लोरीन की? यस बच्चों, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है ना। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद रखना, इट इज डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसको इस तरह से शो किया जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप एरो कैसे बनाओगे? इस साइड बनाओगे, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, म्यू की डायरेक्शन होगी इट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या अगर किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? एटम टू लॉन पेयर, ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई एटम है ए और उसके पास में लॉन पेयर है, तो इसका डायरेक्शन होगा एटम टू लॉन पेयर, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसा होगा? एटम टू लॉन पेयर। इज दैट क्लियर बच्चों? दो डायरेक्शन आपको बता दी मैंने कि अगर किसी मॉलिक्यूल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो इसका डायरेक्शन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और अगर किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर है तो इसका डायरेक्शन होगा एटम टू लॉन पेयर, ठीक है, एटम टू लॉन पेयर। तो ये दो पॉइंट है डायरेक्शन के, क्लियर है आपको डायरेक्शन? वेबा आप डायरेक्शन पूछ रहे थे ना, तो डायरेक्शन क्लियर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये एरो लगा हुआ मिलता है, दैट मींस वो कहाँ जा रहा है? लेस टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की साइड जा रहा है, और ये एरो शो करता है फ्रॉम एटम टू लॉन पेयर, ठीक है, एटम से लॉन पेयर की तरफ उसकी डायरेक्शन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए अगर आपको चेक करना है बच्चों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
पॉइंट, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया है वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो उसके लिए आपको उसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है किसी मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होते हैं लेकिन उसका नेट डाइपोल मोमेंट अगर 0 हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। तो दो कंडीशन है कि अगर नेट डाइपोल मोमेंट हम चेक करेंगे, अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है बच्चों तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और अगर नहीं है 0 दैट मीन्स इट इज पोलर। ठीक है, क्लियर है बच्चों कि अगर आपको चेक करना है कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा उसका नेट डाइपोल मोमेंट, जितने भी उसमें बॉन्ड है सारे बॉन्ड का नेट डाइपोल मोमेंट हम चेक करेंगे। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है दैट मींस इट इज नॉन पोलर, और अगर ये 0 नहीं है तो पोलर। यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, पाथ यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी नेगेटिव पॉजिटिव, आप सिर्फ इतना याद रखो अगर 0 है तो वो नॉन पोलर होगा, 0 नहीं है तो नॉन पोलर होगा। वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होता है, हम नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू नहीं आएगी, हम सिर्फ देख के बताएंगे कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, और हम उसकी वैल्यू भी नहीं बताएंगे। ठीक है, हम उसकी वैल्यू भी नहीं बताएंगे, सिर्फ हमको ये पता चलेगा कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा है, बस हमको इतना पता चलेगा। ठीक है, हमको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट, बेटा आप जो टाइम से ज्वाइन करो ना, आप मैंने अब इतनी धीरे धीरे पढ़ा हूँ, उसके बाद भी रिपीट करूंगा तो टॉपिक कब होगा? आप सुन लो, मैं जहां से बता रहा हूँ वहां से सुन लो। मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई मॉलिक्यूल में आपको चेक करना है कि वो पोलर है या नॉन पोलर, तो आपको चेक करना पड़ेगा उसका नेट डाइपोल मोमेंट, और अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है दैट मीन्स इट इज नॉन पोलर, और अगर नहीं 0 है दैट मीन्स इट इज पोलर। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप निकाल लोगे। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है CO2 का। ठीक है बच्चों, अब CO2 में देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ना? तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देख के बोलोगे तो आप बोल दोगे ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, यस या नो बच्चों? अगर आपको मान लो डाइपोल मोमेंट नहीं पता है बच्चों, और मैंने आपको CO2 दिया, तो आप CO2 को देख के यही बोलोगे ना कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, मतलब ये पोलर होगा, यस या नो? यस बच्चों, अगर आपको डाइपोल मोमेंट नहीं पता है, मैंने आपको CO2 दिया, तो आप बोलोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, दैट मींस ये पोलर होगा, है ना? लेकिन हम जब इसको देखते हैं डाइपोल मोमेंट से, तो देखिए ये CO2 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो ये इस तरह से अपनी तरफ खींचेगा, है ना? तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। ऐसे ही सेम ये इधर से खींचेगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो बच्चों देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यस या नो? हमें डायरेक्शन का रोल है, मैंने आपको बता दिया है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन देखेंगे, तो बच्चों देखो ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, कैंसिल आउट, यस या नो? दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि अब दोनों सेम एटम से, देखो ये भी C और O का है, ये भी C और O का है, तो दोनों सेम एटम से और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, और म्यू नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ पार्शियल कहते हैं, मैंने बोला ना वेबर, पार्शियल चार्ज बोला तो है, डेल पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो म्यू नेट कितना हो जाएगा बच्चों? 0, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका? नॉन पोलर। इज दैट क्लियर? अगर डाइपोल मोमेंट 0 आता है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? नॉन पोलर। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है या नहीं, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो है ना, देखो आप इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है ना, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन उसका नेट डाइपोल मोमेंट हम देखेंगे बताने के लिए कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है जो इंडिविजुअल होता है इसको बोला जाता है बॉन्ड मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड मूवमेंट। जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है इसको बोला जाता है बॉन्ड मूवमेंट, लेकिन हम चेक करते हैं किससे? टोटल उसके नेट डाइपोल मोमेंट से। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों? वेबर बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, अभी आप वेट करो। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? जो मैं समझाता हूँ उसका रिप्लाई किया करो पहले। क्लियर है बच्चों? ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, अभी हम AB AP2 सारे मॉलिक्यूल लेंगे, डाई ट्राई टेट्रा सारे मॉलिक्यूल लूंगा, आप टेंशन पे रहो। डाई एटॉमिक लूंगा, ट्राई लूंगा, टेट्रा लूंगा, एक सिंपल सा लिया है अभी तो मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? कम से कम 2 एटम तो चाहिए, तो हम डाई से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने आपको होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक के बारे में पहले बता चुका हूँ बच्चों। होमो का मतलब जो सेम एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा क्या? यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा, है ना? सेम है, तो म्यू क्या होगा? 0। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है तो डाइपोल मोमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो याद रखना जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, होमो का मतलब जो सेम एटम से बने होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है।
इज दैट क्लियर? मैंने आपको याद है कोवलेंट पढ़ाया था, तब आपको मैंने बोला था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं तो वो मॉलिक्यूल 100% नॉन पोलर होगा, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर हैं तो हम श्योर नहीं है कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। देखो यहाँ पे सारे बॉन्ड पोलर थे CO के अंदर, है ना, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल कैसा निकला? नॉन पोलर निकला। ठीक है, लेकिन हम इन कंपाउंड का बोल सकते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड का हम बोल सकते हैं कि उसमें सारे बॉन्ड नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबका डायपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए अभी हम हेट्रो एटॉमिक की बात करते हैं। हेट्रो एटॉमिक में डाई एटॉमिक की बात करें, 2 एटम की। तो बच्चों आपको देखो यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI, आपको सबको क्लियर दिख रहा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। फ्लोरीन की ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो इसको मैंने ऐसे शो किया एरो से। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। और ये चूंकि 2 ही एटम है तो इसमें कोई कैंसिल कर सकता है क्या इनको? यस बच्चों, 2 ही एटम है तो कोई कैंसिल करने वाला भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा और ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे? पोलर होंगे। इज दैट क्लियर बच्चों कि इसमें डायपोल मोमेंट होगा और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर होगा, क्योंकि इसमें कोई कैंसिल करने वाला अपोजिट में कोई है भी नहीं इसके। तो 2 ही एटम है तो दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो दैट मींस दे आर पोलर। इज दैट क्लियर? है ना? तो बच्चों अगर ये पोलर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 2 3 4 इनको अरेंज करो इनकी पोलरिटी के हिसाब से, तो आप बताओ आपका ऑर्डर क्या होगा? अगर मैंने आपको बोला कि सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, पोलरिटी के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो, तो बताओ बताओ बच्चों। नॉन पोलर तो नॉन पोलर होगा अभिषेक, उसके लिए वरी नहीं होना, नॉन पोलर जो होंगे वो होंगे, लेकिन जो पोलर कंपाउंड हैं वो जो है वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं, वो आगे आपको बताते जाएंगे। बच्चों इसका ऑर्डर बताओ ना मुझे कि सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा? HF, HCl, HBr, HI, आप सबको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है इसके ग्रुप में। यस, याद है बच्चों? आपने पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो आपके हिसाब से ऑर्डर यही होना चाहिए 1 2 3 4, यस या नो? ऑर्डर यही होना चाहिए बच्चों, है ना? तो लेकिन हम यहाँ पे 2 चीजें देखते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी होता है, तो डिस्टेंस का भी तो रोल है बच्चों। तो अगर अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से देखूं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में आएगी? HI में आएगी। जैसा नो, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों का साइज क्या होगा? आयोडीन का साइज बड़ा होगा, हाइड्रोजन का छोटा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा आएगी। तो अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से ऑर्डर देखता हूँ बच्चों, तो क्या ऑर्डर आएगा? 4 3 2 1, है ना? डिस्टेंस के हिसाब से ये आएगा, और चार्ज के हिसाब से देखता हूँ तो 1 2 3 4। यस नो बच्चों? ये चार्ज के हिसाब से, ये डिस्टेंस के हिसाब से। यस, डिस्टेंस के हिसाब से ये ऑर्डर आएगा, चार्ज के हिसाब से ये ऑर्डर आएगा। तो बच्चों कभी ऐसा होता है तो आपको जाना है चार्ज के साथ। आपको किसके साथ जाना है? चार्ज के साथ, डिस्टेंस के साथ नहीं जाना है। तो दैट मीन्स आपने जो ऑर्डर बोला है 1 2 3 4 वो सही होगा। इज दैट क्लियर बच्चों कि अगर दोनों दिए हैं, हम दोनों देखते हैं डायपोल मोमेंट के केस में, तो यहाँ पर आपको किसके साथ जाना होगा? चार्ज के साथ जाना होगा, आपको डिस्टेंस के साथ नहीं जाना है। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और उतना ही मॉलिक्यूल पोलर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इनको अरेंज करूंगा तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, पॉली एटॉमिक पे आते हैं। डाई से हम आते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 एटम से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो Ab2 मॉलिक्यूल लिया मैंने। Ab2 मतलब BeCl2 CO2 C2H2। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या ये मॉलिक्यूल पोलर होंगे। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, देखना समझना। BeCl2, देखो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना? तो क्लोरीन खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, यहाँ पर इस क्लोरीन की ज्यादा है तो ये खींचेगा अपनी तरफ, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। यस या नो बच्चों? और दोनों सेम, दोनों में सेम टाइप का है, BCl BCl, है ना? तो दोनों में सेम टाइप का है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? यस बच्चों, एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये कैंसिल कर देंगे, और इनका म्यू नेट क्या हो जाएगा? 0, एंड मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक है, सेम बात करूं मैं CO2 की। CO2 का हमने देख लिया अभी पहले भी, तो इसको मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, CO2 का देख लिया है हमने, है ना? तो CO2 में भी क्या हो रहा है? दोनों का अपोजिट हो रहा है, तो इनका भी म्यू नेट क्या आ रहा है? 0, एंड मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अगर आप मैं बात करूं एल्काइन की, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बच्चों? कार्बन की, है ना? कार्बन की हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, तो ये खींचेगा अपनी साइड और ये भी अपनी साइड खींचेगा। तो क्या इनका म्यू नेट 0 नहीं आएगा? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये इधर से आ रहा है और ये इधर जा रहा है। यस,
तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो बच्चों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, आप उसको समझना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है और सराउंडिंग एटम सेम है, देखो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है और सराउंडिंग एटम सेम है, देखो यहाँ पे Cl Cl, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है आगे, आपको इसको ध्यान रखेंगे कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है और सराउंडिंग एटम सेम है तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। इज दैट क्लियर? मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, मतलब सबकी सेम है सिमेट्री, और दूसरी बात उनके सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत काम का पॉइंट है, ठीक है? क्लियर है, समझ में आया कि सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल और दोनों सराउंडिंग एटम भी क्या है, सेम है, तो मॉलिक्यूल जो होता है वो नॉन पोलर होगा और उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। किस केस में? अगर उसके पास लॉन पेयर नहीं है। अगर उसके पास लॉन पेयर है दैट मींस वो नॉन पोलर होगा, वो अब आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है? तो अभी यहां तक क्लियर है आपको कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है और सराउंडिंग एटम सेम है तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा, और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। इज दैट क्लियर? यस बच्चों, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे चल के अभी ये 2-3 जगह आपको काम आएगा, तब आपको रिकॉल करना पड़ेगा ये पॉइंट वापस से। तो देखो यहाँ पर क्या था, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक था और सराउंडिंग एटम दोनों सेम थे, तो इस वजह से उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया और मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। क्लियर? चलिए अभी हम AB3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, AB2 हो गया है, अभी AB3 की बात करते हैं, ठीक है? AB3 में BF3 है आपका, BI3 है, BBR3 है। तो मैंने यहाँ BF3 का बनाया हुआ है, देखो आपने BF3 का बनाया है मैंने यहाँ पर। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फ्लोरीन खींचेगा इसको, ये फ्लोरीन खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज जीरो, ठीक है? यहाँ पर भी क्या होगा, म्यू नेट जो होगा वो जीरो होगा और वो नॉन पोलर होगा। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए देखो मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है कि कैसे वो न्यू नेट जीरो होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है? ये आपका इस डायरेक्शन में म्यू है ना बच्चों, ये इस डायरेक्शन में म्यू और ये इस डायरेक्शन में म्यू, देखो ये इस डायरेक्शन में म्यू, ये इस डायरेक्शन में म्यू, तीनों की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। अभिषेक अभी बताऊंगा, लॉन पेयर वाला भी बताऊंगा। अभी तुझे कुछ लॉन पेयर दिखे उसमें अभिषेक? इसमें कुछ लॉन पेयर दिखे क्या तुझे यहाँ पर? इसमें कुछ लॉन पेयर दिखा तुझे? जहाँ लॉन पेयर होगा वहां लॉन पेयर बनाएंगे हम, ठीक है? और लॉन पेयर निकालना भी मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन से। यस और नो अभिषेक, हाइब्रिडाइजेशन से लॉन पेयर निकालना बताया कि नहीं? अभी आगे चल के वो एग्जाम्पल भी लिए, आप थोड़ा सा वेट तो करिए, ठीक है? वो भी लिए मैंने, और एक्सेप्शन भी लिए मैंने, सब कुछ इंक्लूड किया है। एक्सेप्शन भी लिए कि जिनके पास लॉन पेयर है फिर भी उनका डायपोल मोमेंट जीरो है ना? तो थोड़ा सा वेट करिए। यस बच्चों, AB3 मॉलिक्यूल देखिए, AB3 में BF3 है, BI3 BBR3 है। देखो यहाँ पर भी न्यू नेट जीरो आ रहा है क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। तो देखो कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये पूरा एंगल कितना होता है, 120 का होगा, ये एंगल 90 का होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 का हो जाएगा, दैट इज म्यू कॉस 30, और ये भी म्यू कॉस 30। अब ये देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, कैंसिल आउट। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा, म्यू साइन 30 होगा, ठीक है? ये आपको आता है वेक्टर का सम करना, ठीक है? म्यू साइन 30, म्यू साइन 30, तो ये म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी म्यू, देखो इस डायरेक्शन में भी म्यू, इस डायरेक्शन में भी म्यू, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर म्यू और यहाँ पर म्यू, ये कैंसिल आउट। तो इस तरह से जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और नॉन पोलर हो जाएगा। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो सराउंडिंग एटम सेम है और इसकी सिमेट्री है, तो इस वजह से ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? AB3 मॉलिक्यूल क्लियर है कि सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो भी ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट आऊं AB4 पे। AB4 भी नॉन पोलर होगा, AB4 में अगर लॉन पेयर होंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर लॉन पेयर नहीं है तो वो होगा, ठीक है? आगे चल के बताने वाला। वेक्टर नहीं वेदांत, आपको ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है वेक्टर की, यहाँ मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया ये वाला पॉइंट, वो इसलिए बताया ताकि आप देखो यहाँ पर ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है ना? और तीनों सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो। अगर यहाँ पे कुछ अलग होता ना, दूसरा एटम होता तो उसका डायपोल मोमेंट अलग होता, लेकिन यहाँ पे भी म्यू है, यहाँ पे भी म्यू है, यहाँ पे भी म्यू है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना? जैसे यहाँ पर AB4 में देखो, आपको और आगे चल के क्लियर होगा। AB4 में जाने से पहले मैं एक लॉन पेयर वाला बता देता हूँ, अभिषेक बोल रहा था ना लॉन पेयर का, तो लॉन पेयर का देख लेते हैं। देखो बच्चों ये SO3 है, ये SO2 है, मैंने SO3 का स्ट्रक्चर बनाया, देखो यहाँ पर SO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ये हमने सीखा है लुईस में और इसमें, है ना? तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
यहाँ पे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखो ये तीनों म्यू सेम है ना, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है और ये भी म्यू है, तो ये तीनों सिमेट्रिक है ना, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और म्यू नेट क्या हो जाएगा आपका 0 और दैट इज नॉन पोलर हो जाएगा मॉलिक्यूल। लेकिन लेकिन SO2 के केस में क्या होगा बच्चों, SO2 में दो तो ये बॉन्ड तो सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट यहाँ पर लॉन पेयर है, तो मतलब ये म्यू सेम है, ये म्यू सेम है, लेकिन ये म्यू क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि ये किसकी वजह से, लॉन पेयर की वजह से। तो क्या इनका म्यू नेट 0 आएगा? यस बच्चों, क्या म्यू नेट 0 आएगा? ये म्यू अलग है, देखो ये म्यू दोनों सेम है, और ये वाला ऊपर वाला जो म्यू है ये दैट इज म्यू डैश, है ना, ये लॉन पेयर वाला म्यू है, तो ये क्या होगा, अलग होगा, है ना, तो इस वजह से इनका रिजल्टेंट क्या है, 0 नहीं होगा, और मॉलिक्यूल जो है लॉन पेयर होने की वजह से कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। बच्चों 90% चांस होता है कि अगर मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर है तो वो पोलर होगा, और कुछ केसेस ऐसे हैं, एक्सेप्शन भी हैं, जिसमें मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर होता है फिर भी वो नॉन पोलर होता है, मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो कि अगर लॉन पेयर है तो 90% चांस है कि वो मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉन पेयर। और आपको मैंने डायरेक्शन बताया है, जब लॉन पेयर होता है तो डायरेक्शन कहाँ होती है, एटम से लॉन पेयर की साइड में होती है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन एटम से लॉन पेयर शो किया है, तो ये म्यू डैश अलग है और ये म्यू तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों, लेकिन ये म्यू डैश जो है वो अलग है, तो इस वजह से वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। क्लियर है बच्चों? यस बच्चों, क्लियर है? यस और नो, क्लियर है या नहीं, बताइए जल्दी से बच्चों। SO3 एंड SO2, SO3 में क्या था, तीनों म्यू सेम थे, तो एक दूसरे के अपोजिट थे, कैंसिल आउट किया उनको, और ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। लेकिन SO2 के केस में लॉन पेयर होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। तो 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर है तो वो पोलर हो जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल AB4। AB4 है मतलब कैसी सिमेट्री होगी बच्चों, टेट्रा, ठीक है, टेट्राहेड्रल सिमेट्री होगी। तो देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में तो आपको दिख ही रहा है बच्चों, सारे सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, यस और नो, सराउंडिंग एटम सेम है, सिमेट्री है उसके अंदर, तो क्या ये पोलर होगा? यस बच्चों, क्या ये पोलर होगा? CCl4 CH4 SiF4 क्या ये पोलर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सराउंडिंग एटम सेम है, सिमेट्री भी है सब में, है ना। ये देखो ये सब क्या करेंगे, इधर इधर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, सारे मिलके एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और मॉलिक्यूल में सिमेट्री भी है, सराउंडिंग एटम्स आर सेम है, तो इसी वजह से, और लॉन पेयर तो है ही नहीं, अगर लॉन पेयर होता तो हम बात करते कि ये पोलर हो सकता है, बट इसमें लॉन पेयर ही नहीं है, तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। तो CH4 भी नॉन पोलर होगा, SiF भी नॉन पोलर होगा, और CHF4 भी नॉन पोलर होगा। क्लियर है बच्चों? AB4 मॉलिक्यूल के चारों एटम, सराउंडिंग एटम सेम है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, तो सिमेट्री और सराउंडिंग एटम सेम होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर देखो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है, देखो यस नो, या CCl होता है, या CH3F है, CH2Cl2 है, CaCl3 है, तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो क्या ये मॉलिक्यूल पोलर होंगे? यस बच्चों, यहाँ पर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर होगा? यस, बिल्कुल श्योर है हम कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। तो याद रखना, अगर सराउंडिंग एटम सेम है और अगर सिमेट्री है उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पर देखो सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दो अलग अलग एटम हो गए, हाइड्रोजन क्लोरीन दो अलग अलग एटम हो गए, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव नहीं होगी अभिषेक, देयर इज नो नेगेटिव वैल्यू, आपको वैल्यूज तो पता भी नहीं चलेगी, आपको परसेंटेज आने करते निकालना सिखाऊंगा लास्ट में, उसमें हम परसेंटेज निकालेंगे म्यू का, वो भी आता है क्वेश्चन, तो वो बताऊंगा उस किस टाइप का, वो लास्ट में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। AB5 बच्चों, AB5 PCl5 एंड PiF5, आपको पता है AB5 में क्या ज्योमेट्री होती है? यस अभिषेक, AB5 की क्या ज्योमेट्री होती है, याद है आपको, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यस याद है, आपको बनाया हुआ था मैंने, PCl5 बनाया था, क्या ज्योमेट्री थी PCl5 की, है ना, TBP3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यस बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर कुणाल बताओ इस केस में क्या होगा, सही होगा या नहीं? देखो ये आपका इधर, ये इधर, ये इधर, ये तीनों बॉन्ड एक्सियल में होते हैं, मैंने आपको बताया था ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो इसका म्यू नेट कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये देखो ये म्यू भी सेम है, ये म्यू भी सेम है, ये भी सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये इनको कैंसिल कर देगा, तो टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अगर इसके पास लॉन पेयर नहीं है तो। इज दैट क्लियर बच्चों? तो AB5 मॉलिक्यूल में PCl5 एंड PiF4 जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ये सिमेट्रिकल है, इनकी ज्योमेट्री क्या है दिख रही है? कैसे वेदांत दिख रहा है तुझे? ये देखो यहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर। कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वेदांत? यस। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखोगे, ये और ये का रिजल्टेंट कैसे आएगा? ये आएगा, और ये और ये और ये और ये कैंसिल। यस, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट आप ये भी ले सकते हो कि मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिक है, और उसमें कैसे सराउंडिंग एटम्स क्या है? सेम है। तो इसी वजह से भी इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। यस बच्चों, वही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सराउंडिंग एटम सेम है, और इसमें लॉन पेयर नहीं है, तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट कैसा होगा? जीरो होगा। ठीक है। पी कौन सा वाला बोल रहा है? PiF4। PiF4 कहाँ है? PiF4 नहीं है, वो PI4 है, सॉरी वो PI5 है, वो मिस्टेक हो गया, PI5 है, सेम लाइक PCl5 की तरह है वो PI5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम ऑक्टाइडल की बात करते हैं। AB6 मॉलिक्यूल है बच्चों, ऑक्टाइडल SF6। यस बच्चों बताओ, SF6 में भी सिमेट्री होती है, सराउंडिंग एटम सेम है। देखो ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। ऑक्टाइडल ज्योमेट्री होती है, आपको पता है बच्चों SF6 की ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाइडल ज्योमेट्री होती है ना? तो इसमें भी सिमेट्री है, और दूसरे साथ सिमेट्री के साथ साथ सराउंडिंग एटम भी कैसे हैं? सेम है। तो ये भी कैसा होगा? इसका भी म्यू नेट जीरो होगा, और ये भी कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। क्लियर है बच्चों? देखो ये इधर जा रहा है, तो ये इसके अपोजिट है, इधर इधर इधर, ये ऊपर ये नीचे, तो सारे एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो सिमेट्री है ना, और सराउंडिंग एटम भी क्या है? सेम है। तो इस वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। और लोन पेयर नहीं है, इसी वजह से ये कैंसिल आउट कर देंगे, और इनका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आपसे मैं पूछता हूँ H2O NH3 और ये ईथर, इसमें से बताओ क्या इनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? आपको पता है बच्चों H2O की ज्योमेट्री मैंने वेस्पर पढ़ाया था आपको। H2 के पास दो लॉन पेयर होते हैं। H2O के पास कितने लॉन पेयर होते हैं? दो लॉन पेयर होते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा, ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की साइड, ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की साइड। लेकिन लेकिन इसमें दो क्या है? लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर का कहाँ होता है? एटम से लॉन पेयर की साइड, एटम से लॉन पेयर की साइड। तो देखो ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ आएगा, तो मतलब इसका म्यू नेट जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है। ऐसे हम अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो इसका भी म्यू नेट जीरो नहीं आएगा। देखो ये इधर जा रहा है, ये भी इसको ऐड कर रहा है, ये भी इसमें ऐड हो रहा है, तीनों ऐड हो रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ठीक है। अगर मैं एसीटोन की बात करूं बच्चों, तो एसीटोन में देखो आप क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C। ईथर की बात करूं, सॉरी, ईथर की अगर बात करूं, तो यहाँ पर लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास में, है ना? तो यहाँ पे भी देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? म्यूनेट क्या होगा? जीरो नहीं आएगा इसका म्यूनेट भी, है ना? ये वाला कार्बन यहाँ पे इसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट यहाँ ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है अभी, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होंगे? तीनों पोलर होंगे। क्लियर है बच्चों? तो H2, अमोनिया और ईथर, ये तीनों कैसे होते हैं? पोलर होते हैं, क्योंकि इनमें एटम्स के पास क्या है? लॉन पेयर है, और जो लॉन पेयर का म्यू है वो कैंसिल आउट नहीं होता है, और इसी वजह से मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर होते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी आगे आपको और एग्जांपल मिलेंगे जिसमें मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर है, एक्सेप्शन भी है कि मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर है फिर भी वो पोलर नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे चल के। चलिए आगे बात करते हैं। इफ मॉलिक्यूल हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ मॉलिक्यूल हैव लॉन पेयर देन कंपाउंड विल बी पोलर। ठीक है, ये कंपाउंड क्या होता है? पोलर होता है, लेकिन दो एक्सेप्शन है, वो बताने वाला हूं आपको। ठीक है, आपने बच्चों HgF2, जल्दी से बताओ, HgF2 का हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला है ना? निकाला है, तो इसमें लॉन पेयर बताओ कितने होंगे? HgF2 का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हमने निकाला है, तो हाउ मेनी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे? तो मैंने आपको निकालना सिखाया है, हाफ, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Hg के पास 8 होते हैं। मोनोवैलेंट कितने? 2। तो कितने आ गए? 5। 5 में से 2 जाएंगे, तो लॉन पेयर कितने आ जाएंगे? 3 लॉन पेयर आ जाएंगे, है ना? ये सिखाया ना मैंने आपको कि टोटल हाइब्रिड में से 5 आ रहे हैं, उसमें से कितने एटम जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं, तो 5 में से 2 चला जाएगा, कितने लॉन पेयर? 3 लॉन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए बच्चों। यस कुणाल, ये मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए? नहीं, 3 लॉन पेयर है इसके पास। यस बच्चों, 3 लॉन पेयर है, तो ऑब्वियसली तो पोलर होना चाहिए, है ना? लेकिन इट इज एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होता है। कैसे? देखो
देखो ये तीन जो लॉन पेयर है, मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉन पेयर को हम कौन सी जगह लिखते हैं, एक्सियल पोजीशन पे लेते हैं ताकि उसको मूवमेंट के लिए स्पेस मिले, है ना। तो यहाँ पे लॉन पेयर है, मान लो ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर, ठीक है, तीनों लॉन पेयर हो गए। तो यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इन तीनों का म्यू जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ये इस टाइप लॉन पेयर का, ये इस डायरेक्शन में लॉन पेयर का और इस डायरेक्शन में लॉन पेयर का, और ये दोनों एफ तो आपस में कैंसिल हो ही रहे हैं, है ना। तो याद रखना ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, इसके पास लॉन पेयर होने की वजह से भी ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, XgF2 इज द एक्सेप्शन कि इसके पास तीन लॉन पेयर हैं, उसके बावजूद ये नॉन पोलर है, ठीक है। उसके बावजूद कैसा है, ये नॉन पोलर है, क्योंकि लॉन पेयर का म्यू जो है सबका सेम हो गया, है ना। तीन लॉन पेयर है, तीनों लॉन पेयर का म्यू क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये इस डायरेक्शन में, ये इसको कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल आउट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो म्यू नेट आता है वो 0 आता है, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। तो एक तो एक्सेप्शन XgF2 है, और एक और एक्सेप्शन है बच्चों, दैट इज XgF4। XgF4 में कितने लॉन पेयर होंगे बच्चों, हाउ मेनी लॉन पेयर इन XgF4, देखो हम निकालते हैं, 8 + 4 6 आया इसके अंदर, 6 में से 4 गया, हाउ मेनी लॉन पेयर्स, 2 लॉन पेयर्स हैं, इसके पास कितने लॉन पेयर हैं बच्चों, 2 लॉन पेयर हैं, XgF4 के पास भी 2 लॉन पेयर हैं। इस हिसाब से तो ये कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, लेकिन ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर है, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है, और ये लॉन पेयर जो है इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन, इसका ये, इसका ये और इसका ये, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे ये म्यू डैश है, तो ये म्यू डैश किसको कैंसिल करेगा, म्यू डैश को, है ना, और ये म्यू, ये म्यू, ये म्यू, ये म्यू, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल भी कैसा होता है बच्चों, नॉन पोलर होता है, हालांकि इसमें लॉन पेयर है, फिर भी ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। तो ये दो एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है, पहला XgF2 है और दूसरा XgF4 है, ये दो एक्सेप्शन है, इनके पास लॉन पेयर होते हुए भी इनका क्या हो रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, और ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर है। इज दैट क्लियर बच्चों, यस बच्चों क्लियर है कि मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर होने के बावजूद भी वो कैसे हो रहे हैं, नॉन पेयर, और ये दो ही एक्सेप्शन है, दोनों याद रखना है आपको, एक XgF2 है और एक XgF4 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करता हूँ कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में भी होती है डाइपोल मोमेंट की बात, तो मैंने कुछ कंपाउंड्स लिए, उनकी हम बात करते हैं कि वो पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। तो मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं बच्चों, दिख रहे हैं आपको, सीस एंड ट्रांस के बारे में पता है बच्चों, अगर सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो वो सीस होते हैं, और सेम ग्रुप अलग अलग साइड होता है तो वो ट्रांस होते हैं, यस और नो। थोड़ा सा आइडिया है बच्चों सीस ट्रांस का, नहीं है तो सुन लो इधर ध्यान से, कि अगर दो ग्रुप सेम साइड होते हैं तो दैट मीन्स दे आर सीस, और अगर ये अपोजिट साइड है तो वो क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं, है ना। तो आपको मैंने दो मॉलिक्यूल दिए, बताओ बच्चों किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सीस का या ट्रांस का। यस बच्चों, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो हम देखते हैं, देखो इधर, यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, है ना। बच्चों एक चीज और याद रखना, अगर सीसी सिंगल बॉन्ड है, सीसी डबल बॉन्ड है और सीसी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कम पोलर होगा, ये उससे ज्यादा पोलर होगा, और ये सबसे ज्यादा पोलर होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा पोलर होता है। तो देखो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है, तो क्लोरीन इसको खींचेगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की ज्यादा है, तो कार्बन की साइड होगा एरो, यहाँ पे भी Cl की ज्यादा है तो Cl खींचेगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की कम है तो ये इधर। तो ये देखो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं बच्चों, ये इधर जा रहा है, ये Cl का इधर जा रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का इधर आ रहा है और ये हाइड्रोजन का इधर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांस के केस में क्या हो जाएगा, म्यू नेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। बट सीस के केस में ऐसा नहीं होगा बच्चों, देखो ये Cl इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे चल के ये मिल जाएंगे, और हाइड्रोजन भी जो है इन्हीं की डायरेक्शन में, देखो ये हाइड्रोजन भी इसी की डायरेक्शन में आ रहा है और ये भी इसी की डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर म्यू नेट आपका 0 नहीं आएगा, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है बच्चों कि सीस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ये मान के चलो 90% केसेस ऐसे होंगे जिसमें सीस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा आता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और लूंगा, उसमें भी सीस का ज्यादा आएगा ट्रांस से। तो क्लियर है बच्चों आपको, यस बच्चों क्लियर है, एक मैंने दो तीन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये नहीं पता कुणाल, थोड़ी बहुत तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, सर ने इतना सारा पढ़ाया है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है ये यहाँ पर, है ना, और इस वजह से ये ज्यादा पोलर होगा, ये उससे कम होगा, ये उससे कम होगा, यस बिल्कुल सही, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही देखते हैं हम पोलर नॉन पोलर, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है ना, तो इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड है बच्चा, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा है, वो एक दूसरे को खींचना चाहेगा, ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा।
है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों सी ट्रांस का, उससे और अच्छा क्लियर होगा। बताओ अभी इसका बताओ, आप लोग नीचे का रिजल्ट मत देखो, आप लोग बताओ। ओके सीस ट्रांस नहीं बताया वेदांत, तो मैंने आपको बता दिया। आप सिर्फ इतना याद रखो, सीस का मतलब द ग्रुप ऑन द सेम साइड एंड ट्रांस का मतलब ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, इतना ज्यादा इतना ही याद रखो अभी, इससे में काम हो जाएगा अपना डायपो मोमेंट से। ठीक है, सीस का मतलब सेम साइड, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड। तो यहाँ पे देखो ये सीस है, दोनों ग्रुप सेम साइड है, और ट्रांस का मतलब ये दोनों ग्रुप अलग अलग साइड है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, वैभव हम सी 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 डबल बॉन्ड इससे नहीं देखते, हम देखते हैं उसमें ग्रुप क्या जुड़े हैं उससे देखते हैं हम। ठीक है वैभव, हम सी डबल बॉन्ड इससे नहीं देखेंगे, ये तो है ही सही, वो तो है ही सही। वो हम कंपेयर करते हैं साइड वाले ग्रुप से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि कम है। ठीक है, तो मैं आपको सीस का केस बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये खींचेगा। यहाँ पर भी, यहाँ पे ज्यादा है कार्बन की, यहाँ पे भी ज्यादा है। मैंने आपको बता दिया है सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है डबल बॉन्ड की। तो यहाँ पर देखो सीस का नेट डायपो मोमेंट कितना आ रहा है बच्चों, म्यू नेट इज इक्वल टू नॉट जीरो आ रहा है, क्योंकि देखो ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर नेट डायपो मोमेंट जीरो नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का अलग है, अलग वैल्यू आएगी, और सी एच सी सी का अलग वैल्यू आएगा, है ना। तो ये देखो ये दोनों तो जुड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नेट जीरो नहीं आएगा। लेकिन ट्रांस के केस में देखो, ये सी एच टी का इधर आ रहा है, और ये सी एच टी का इधर आ रहा है, मतलब ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, अपोजिट हो गए। ये हाइड्रोजन इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों इसके अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे ट्रांस के केस में क्या होगा, वापस से म्यू नेट आपका जीरो हो जाएगा, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों सी आइसोमर हैव मोर डायपो मोमेंट देन ट्रांस। याद रखना मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। एक केस हो मैं बताने वाला हूँ जिसमें ट्रांस का डायपो मोमेंट सी से ज्यादा आएगा। तो हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, बट हमेशा नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सीस का डायपो मोमेंट ट्रांस से ज्यादा आएगा, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा। इज दैट क्लियर, हमेशा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा बट हमेशा नहीं होगा। तो आगे का केस देखिए, आप आगे वाले केस में देखिए, ट्रांस का डायपो मोमेंट ज्यादा आ रहा है सीस से, तो मैंने यहाँ लिखा है नॉट ऑलवेज, होगा ज्यादा लेकिन हमेशा ऐसा जो जरूरी नहीं है कि सीस का ज्यादा आए ट्रांस से। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस देखिए बच्चों, है ना, यहाँ पे ट्रांस बनाया है, ये सीस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इस साइड आएगा। यहाँ पर कार्बन की ज्यादा है, ये इस साइड आएगा। यहाँ पे कार्बन की ज्यादा है, इस साइड आएगा। लेकिन यहाँ Cl की ज्यादा है, तो Cl क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका रिजल्टेंट देखो, CH3 भी आ रहा है और Cl भी आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, म्यू वन एंड म्यू टू। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी वैसे भी कम होता है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सीस के केस में देखो बच्चों, ये Cl का इधर जा रहा है, और ये CH, ये देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, अपोजिट हो रहे हैं यहाँ पर। ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें डायपो मोमेंट क्या हो जाएगा, इसमें देखो यहाँ पे आएगा जरूर, बट कुछ एंगल पे आएगा। वो किस पे आएगा, कुछ एंगल पे आएगा, जबकि यहाँ पर एंगल ज्यादा है। यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सी स्ट्रेटली वो कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये म्यू वन आ रहा है और ये म्यू टू आ रहा है। ठीक है, दोनों सिंपली क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर वो किसी एंगल पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे किस पे हो रहे हैं, किसी एंगल पे ऐड हो रहे हैं। तो कहाँ पे रिजल्टिंग ज्यादा आएगा बच्चों, यस बच्चों, कहाँ पे रिजल्टिंग ज्यादा आएगा, ट्रांस वाले में या सीस वाले में, ट्रांस वाले में ज्यादा आएगा ना, क्योंकि सिंपली ऐड हो रहे हैं वो, और यहाँ पर किसी एंगल पर ऐड हो रहे हैं वो। तो इसी वजह से जो ट्रांस है उसका डायपो मोमेंट सीस से ज्यादा आएगा। तो 90% केसेस में सीस का ज्यादा होता है ट्रांस से, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें डिपेंड करेगा ऑन स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पर ट्रांस का ज्यादा आ रहा है सीस से। क्लियर है बच्चों, यस बच्चों क्लियर है। देखो ना आप खुद ही देखो, यहाँ पर ये CH3 का ऐसे आ रहा है और Cl का भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये दोनों का ऐड हो रहा है। जबकि यहाँ पर Cl का इस डायरेक्शन में जा रहा है और CH3 इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब वो किसी एंगल पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, किसी एंगल पे वो जाके जुड़ेगा। तो जब किसी एंगल पे जुड़ेगा मतलब वो रिजल्टिंग क्या होगा, कम आएगा थोड़ा। ठीक है, आगे चल के आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों कि नॉट ऑलवेज सीस आइसोमर्स का जो है वो ज्यादा होगा ट्रांस से, बट 90% चांस है कि सीस का जो है डायपो मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होगा। लेकिन हम देखेंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के हिसाब से कभी कभी ट्रांस का भी ज्यादा हो सकता है सीस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको तीन दिए हुए बच्चों, इन तीन में दिया है एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है, इसमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा डायपो मोमेंट किस में है। देखो ये तीन दिए हुए हैं, यहाँ पे ये क्लोरीन है इस पोजीशन पे, यहाँ पर ये और ये क्लोरीन है, यहाँ पर ये और ये क्लोरीन है। तो बच्चों बताओ क्या ऑर्डर होगा, पहले आप ट्राई करिए क्या ऑर्डर होगा।
सिर्फ आप क्वेश्चन को देखो, आंसर की साइड मत देखो, आप ट्राई करिए। बताइए किसका ज्यादा आएगा, ए बी सी में से किसका ज्यादा आएगा? आप अपना माइंड लगा के बताइए बच्चों, ए बी सी में से किसका ज्यादा आएगा? यस बच्चों, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, ए बी और सी में से? देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। मैं एंगल बता देता हूँ बच्चों। देखो ये एंगल होता है, कितने का एंगल होगा ये वाला? यस बच्चों बताओ, ये 60 होगा, ये 120 होता है और ये 180 होता है ना? ये तो पता ही होगा आपको, ये 60 होता है एंगल, ये 120 और ये 180। तो यहाँ पर एंगल कितने का आ रहा है आपका? 60 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितने का आ रहा है? 120 का बी में, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। एंगल इनके बीच में 180 का है, पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या ऑर्डर आएगा? तो सबसे ज्यादा कौन फॉलोअर आएगा? बिल्कुल सही है, ए बी सी आएगा, ठीक है। ए सबसे ज्यादा, बी उससे कम और सी सबसे कम होगा। अभी एक पॉइंट याद रखना बच्चों, आप हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो रिजल्टेंट म्यू वन, अगर आपको एंगल दिया है तो आप ऐसे निकाल सकते हो म्यू वन म्यू टू, टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप जब रखोगे यहाँ पे 60 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 म्यू, और जब यहाँ पे रखोगे आप यहाँ पे कितनी वैल्यू रखोगे? 120। तो कॉस 120 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये म्यू हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे तो 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 म्यू है और यहाँ पे म्यू है, तो कौन सा ज्यादा होगा? √3 म्यू ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए ए का ज्यादा होगा, फिर उसके बाद बी का, और उसके बाद सबसे कम होगा सी का। या आप एक पॉइंट ये भी याद रखना बच्चों, जितना ज्यादा एंगल होता है डाइपोल मोमेंट उतना कम होता है। इज दैट क्लियर? मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा एंगल होगा, एज द एंगल बिटवीन सब्सिट्यूएंट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस। वेक्टर एडिशन करनी है, यस वैभव, वेक्टर एडिशन करनी है, बट इतना ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो चीज समझा रहा हूँ समझो कि जितना ज्यादा एंगल होगा, है ना, सब्सिट्यूएंट के बीच में, उनका डायपोल मोमेंट उतना ही कम होगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल 60 आ रहा है, यहाँ 120 आ रहा है, 180 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? ए वाले का आएगा, ठीक है। फिर बी का उससे कम और सी का सबसे कम, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट भी इंक्लूड किया है कि अगर कंस्टिट्यूएंट के बीच में एंगल जो है वो ज्यादा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, as the angle between the substituent decreases the value of dipole moment increases। तो जितना एंगल कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये वेक्टर सम है, ये फॉर्मूला है वेक्टर सम का, है ना। तो इसलिए आपके पास सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? ए में, फिर बी में और फिर सी में। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? और 2-3 क्वेश्चन और हैं, आप करेंगे तो आपको मजा आएगा। अभी क्लियर है? वैभव, मैथ्स तुम्हारा वीक है क्या? एंगल जहां पे होंगे उसी टाइप तो मेजर करेंगे। ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, जहां से जुड़ा है उनके बीच का एंगल देखोगे ना आप। ये यहाँ का देखोगे, ये यहाँ से और यहाँ का देखोगे ना, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात ही कहाँ आ रही है? जहां ग्रुप जुड़ा है वहां का एंगल देखेगा ना बेटा। इस साइड कोई ग्रुप जुड़ा है क्या? इस साइड कोई ग्रुप जुड़ा है क्या जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर? बच्चों इसमें से बताइए कौन सा नॉन पोलर होगा। बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, बताइए इसमें चारों ऑप्शन में से नॉन पोलर कौन सा होगा? हम चारों की बात करते हैं बच्चों, है ना, चारों ऑप्शन की वन बाय वन बात करते हैं। देखो पहला ऑप्शन देखो, इसमें तो सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा है, मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा, यस और नो? मेरे साथ साथ रिप्लाई करो बच्चों, इसमें तो डायपोल मोमेंट होगा, यस और नो बच्चों, है ना। इसमें तो कुछ डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि कोई कैंसिल करने के लिए कुछ है ही नहीं इसके पास, तो इसमें तो होगा डायपोल मोमेंट। आपको नॉन पोलर बताना है, नॉन पोलर वो जिसका डायपोल मोमेंट क्या है? 0 है। चलिए हम सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जा रहा है इस साइड में, ये जा रहा है इस साइड में, है ना। तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यस और नो? इसका भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी इसके अपोजिट है, ये भी यहाँ जा रहा है, ये भी यहाँ जा रहा है, तो इसका भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। बट बच्चों आंसर 2 नहीं है, आंसर 1 है। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा बी और सी में से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अभी सी पे देखो, सी में तो, डी में देखो, डी में तो कुछ एंगल पे है, तो कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट आएगा इसके अंदर, है ना। इसमें तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगा, तो ये तो पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया। अब बच्चों बताओ बी और सी में से कौन सा नॉन पोलर होगा? दोनों में डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है, पर कौन सा होगा? अब थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होगी यहाँ पर। बताइए बच्चों, आपको बच्चों बेंजीन के बारे में पता है? बेंजीन, बेंजीन कैसा होता है? बेंजीन इज प्लेनर और नॉट? यस बच्चों, बेंजीन कैसा होता है? प्लेनर होता है?
आपने थोड़ा सा तो पढ़ा होगा यार बेंजीन के बारे में। बेंजीन कैसा होता है, प्लेनर होता है ना। और ये कौन सा है आपका, साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है। तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो प्लेनर नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे तो बेंजीन आपको प्लेनर दिख रहा है, मतलब एक सीएल ऊपर है तो दूसरा सीएल नीचे है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं है, मतलब एक सीएल ऊपर है तो दूसरा सीएल ऐसे उठा हुआ है उस साइड में, है ना, तो वो प्लेनर नहीं है। यस पाथ, आप डबल बॉन्ड बबल बॉन्ड की बात नहीं करो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो ना पाथ, मैं जो बोल रहा हूँ ये बेंजीन है, वो साइक्लोहेक्सेन है, आप डबल बॉन्ड को क्यों ला रहे हो बीच में, साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड नहीं होता है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ वो समझो बच्चों। बेंजीन कैसा होता है, प्लेनर होता है ना, ज्योमेट्री आप आगे चल के पढ़ोगे बेंजीन के बारे में, प्लेनर होता है। तो एक सीएल ऊपर है तो दूसरा सीएल उसके अपोजिट में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। लेकिन साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं होता है, आप पढ़ोगे आगे चल के कि साइक्लोहेक्सेन का बोर्ड फॉर्म होता है, चेयर फॉर्म होता है, तो वो प्लेनर नहीं होता है। तो प्लेनर नहीं है मतलब एक सीएल ऐसा है तो दूसरा सीएल ऐसे ऊपर उठा हुआ है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो मतलब मोस्ट राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, सी होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। सी में डायपोल मोमेंट 0 आएगा और ये नॉन पोलर होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर है बच्चों कि बेंजीन जो होता है वो प्लेनर होता है, तो एक सीएल ऊपर तो दूसरा सीएल नीचे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, है ना। जबकि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन कैसा है, नॉन प्लेनर है, तो ये ऐसा है तो दूसरा ऐसे उठा हुआ है ना, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा और डायपोल मोमेंट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ बच्चों आपके लिए, इसको मैंने सॉल्व भी नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, यहाँ पे बताइए कौन सा नॉन पोलर होगा बच्चों। नॉन पोलर वो जिसका डायपोल मोमेंट कैसा होगा, 0 आएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है बच्चों, ये आंसर आप करके बताइए मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ। यस बच्चों, कौन सा आएगा नॉन पोलर, आप करके देखिए इसको। देखो यहाँ पे ये इसका इधर आएगा, ये इसका इधर आएगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, यहाँ पर ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर है, ये इधर है। ठीक है, और इसमें इधर है और ये इधर है। यस बच्चों, नॉन पोलर बताना है आपको। ए एंड सी बोल रहे हैं, ओके। ए एंड, कुछ लोग ए एंड बी बोल रहे हैं। देखो ए एंड बी, ए तो हो, ए होगा क्या, पहले ए की बात करते हैं बच्चों। ए होगा क्या, ए में देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है सीएल और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। हाँ सॉरी, ये कैंसिल आउट होंगे, हाँ ये कैंसिल आउट होंगे, बिल्कुल सही है। आपको नॉन पोलर बताना है बच्चों, है ना। और उसके बाद बताओ मुझे सी होगा क्या, डी तो नहीं होगा, डी में इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, डी में भी कुछ रिजल्टेंट आएगा बच्चों, और इसमें भी कुछ रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर CH है और ये CH3 है, तो दोनों के डायपोल मोमेंट अलग अलग है, सेम नहीं है बच्चों, है ना। यहाँ पर भी CH है और यहाँ पे CH3 है, तो CH का डायपोल मोमेंट कुछ आएगा और CH3 का कुछ आएगा, तो यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, है ना। तो ये भी नॉन, ये भी आपका पोलर होगा, ये भी पोलर होगा। तो अब बच्चों बताओ ए और सी में से राइट आंसर कौन सा है, एक ही आंसर है, सिंगल आंसर है, डबल आंसर नहीं है, अभी बताओ। यस पाथ, डबल आंसर नहीं है। आप मुझे बताओ ए और सी में से कौन सा होगा। ओके, पाथ कह रहा है सी होगा, प्रांजल भी कह रहा है सी होगा। यस बच्चों, द राइट आंसर इज ए नॉट सी। सी क्यों नहीं है, देखो इधर, यहाँ पर देखो आप, ये बनाया हमने बेंजीन रिंग, है ना। यहाँ पे O है, O के साथ में H भी तो है बच्चा, यहाँ पे O है, O के साथ में H भी तो है, इसको क्यों भूल गए आप। ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये, लेकिन O और H का भी तो है कुछ ना कुछ रोल। यस और नो, O एंड H का भी तो डायपोल मोमेंट होगा, यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इसको खींचेगा, यहाँ पर भी खींचेगा, तो इसका जो है नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा बच्चों, और A का जो है वो 0 आएगा। सो द राइट आंसर इज A। क्लियर है बच्चों। यस अभिषेक क्लियर है, देव क्लियर है। यहाँ पर OH है तो OH का भी कुछ ना कुछ होगा डायपोल मोमेंट, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया था OH, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी कुछ है, यहाँ पर भी है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा बच्चों, लेकिन A का नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। सो द राइट आंसर इज A नॉट C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यस बच्चों, अभी आप बताइए मुझे, हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्राइड्स। किसके हाइड्राइड? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, HF, H2O, NH3। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे। बताओ बच्चों, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ रही है? फ्लोरीन की आपको पता है ज्यादा होती है ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, यस और नो? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स? यस बच्चों, हाइड्राइड्स का पोलर नेचर क्या हो जाएगा? HF, H2O और NH3, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की उससे कम और नाइट्रोजन की उससे कम। सो ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि HF, H2O, NH3। ऐसी बात करो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेनियम। बताइए इनका क्या होगा? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? यस बच्चों, इनका ऑर्डर क्या होगा? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज्यादा होगी सल्फर से, है ना। तो इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा? ये ऑर्डर हो जाएगा। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो इनका पोलर नेचर भी क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, H2O, H2S, H2SC, H2Te। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक है एक्सेप्शन, जो थर्ड वाला केस है। थर्ड वाला केस में एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इनका ऑर्डर बताना है। तो इनके बीच में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो सेम है, डिफरेंट कौन सा है? CNF, CNCl, CNBr, CNI। ये ऑर्डर होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए? ये ऑर्डर होना चाहिए, यस और नो? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया गया है ना, जब एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया गया, हमने नहीं किया, उसको एक्सपेरिमेंटली किया है, तो उसका जो ऑर्डर आ रहा है वो ये ऑर्डर आ रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, ये CH3Cl का जो पोलर नेचर है वो फ्लोरीन से ज्यादा आ रहा है। उसके बाद CH3Br आ रहा है और CH3I आ रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I दिया है तो यहाँ पर साइज डोमिनेट हो जाती है, Cl की साइज ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, तो यहाँ पर साइज डोमिनेट हो जाती है। तो ये वाला केस लिया गया है, ठीक है। साइज नहीं देख, इसमें साइज नहीं देखते हैं वैभव, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली उसको किया गया। तो दोनों केस में देखा गया कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सपेरिमेंटली है वो, मैंने कुछ अपने मन से नहीं बनाया ना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया उसको, तो ये ऑर्डर आया है। तो ये राइट ऑर्डर है, ये ध्यान रखना है आपको, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। बाकी सब केस में तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइज फैक्टर डोमिनेट हो गया, तो इसी वजह से ये ऑर्डर आया CH3Cl का ज्यादा, CH3F का, और फिर आया CH3Br का, और फिर आया CH3I का। क्लियर है बच्चों? तो सिर्फ ये एक ध्यान रख लेना आप, है ना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप ये बताओ, ये बहुत फेमस है बच्चों, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपको देख के लग रहा होगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है? नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किसका डायपो मोमेंट ज्यादा होना चाहिए बच्चों? बच्चों किसका डायपो मोमेंट ज्यादा होना चाहिए? NF3 का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ अलग ही कहानी निकलती है। देखो जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो ये NH3 का स्ट्रक्चर हो गया, देखो ये हाइड्रोजन का जा रहा है ना, ये हाइड्रोजन का, इसका, ये हाइड्रोजन का, और ये लॉन पेयर का, ये तीनों साथ चारों एक ही डायरेक्शन में है, यस या नो बच्चों? चारों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ज्यादा आएगा। जबकि यहाँ पर देखो ये NF3 का इधर आ रहा है, ये फ्लोरीन का इधर, ये फ्लोरीन का इधर, और ये लॉन पेयर का इधर है। तो किधर रिजल्टेंट ज्यादा आएगा बच्चों? बच्चों रिजल्टिंग किधर ज्यादा आएगा? NH3 के केस में या NF3 के केस में? देखो ये इधर जा रहा है, 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 जबकि इसके केस में क्या हो रहा है? ये इधर, ये इधर, सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो किसके केस में रिजल्टेंट ज्यादा आएगा बच्चों? NH3 के केस में कि NF3 के केस में? यस बच्चों, जनरली बच्चे बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और NF3 पे टिक कर देते हैं, तो याद रखना NH3 का डायपो मोमेंट ज्यादा आता है NF3 से, है ना। तो यहाँ पे हम जब स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो हमको पता चलेगा। अगर हम जनरली देख के लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे? NF3 को लगा देंगे जल्दी जल्दी में, है ना। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो रिजल्टेंट किस केस में ज्यादा आ रहा है? NH3 वाले केस में ज्यादा आ रहा है NF3 वाले केस के कंपेयर में। तो यानी कि किसका डायपो मोमेंट ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा NF3 से। क्लियर है बच्चों? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ है, जेई में भी आया है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। अभिषेक इसका रिजल्टेंट ज्यादा है, देख ले एक बार फिर से, लास्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे NH3 है तो ये भी इधर ही जा रहा है ना, और सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो ये सारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, है ना। और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ज्यादा। जबकि NF3 के केस में क्या हो रहा है? ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ कम हो जाएगा। तो मतलब NH3 का जो है वो डायपो मोमेंट ज्यादा आएगा NF3 के कंपेयर में, ठीक है।
चलिए अभी बच्चों आपको मैं निकालने वाला हूँ आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, उस पर भी आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का। ठीक है, तो अभी एक फॉर्मूला है, आप समझेंगे उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है, 10 मिनट लगेंगे इसको समझने में। एक न्यूमेरिकल भी दिया है, देखिए परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें हमको ये निकालना है कि कितने परसेंट उसमें आयनिक करेक्टर है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट बाय थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट बाय थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं और ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट क्या रहता है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है और ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। आपको कैलकुलेट करना होगा थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हम ये मान लेंगे कि हम इस बॉन्ड को मान लेंगे कि ये पूरा आयोनिक है। ये बॉन्ड को क्या मान लेंगे, पूरा आयोनिक है। अगर ये पूरा आयोनिक है और ऊपर वाले में कुछ परसेंटेज है आयोनिक का, तो इससे हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा, यस या नो। ऊपर वाले में क्या है, कोवेलेंट है वो, और उसमें कुछ परसेंटेज है आयनिक का, और नीचे वाले को हमने टोटल आयनिक मान लिया, तो हमारे पास परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, ये बात क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है या नहीं? उसके बाद फॉर्मूला समझाने वाला हूँ। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला यही है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट बाय थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व आपको दिया रहेगा, एक्सपेरिमेंटली मेजर होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। थ्योरेटिकल आपको निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। Q क्या है आपका चार्ज और D क्या है आपकी डिस्टेंस होती है ना। तो देखो अगर आपको SI यूनिट में करना है तो Q चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, है ना, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। यस बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही है ना, H प्लस Cl नेगेटिव क्या हुआ, कैसे बने, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है चार्ज, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, है ना। कितना होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। 9-10 तक भी आप पढ़ते आए हो, है ना। लेकिन अगर हम ESU यूनिट में बात करें, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ये 1.6 10 टू पावर 19 इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU। बच्चों ध्यान से समझना, मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और इसमें से आता है न्यूमेरिकल, तो ध्यान से समझना कैसे आई वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये गुलाम में होता है और ESU में ये किसके इक्वल होता है, 4.8 10 टू पावर माइनस 10 ESU। मैंने ESU में इसलिए लिया क्योंकि जो डायपोल मोमेंट की जनरल यूनिट होती है दैट इज डिबाई, आपने सुना भी होगा, डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है डिबाई, और आपको क्वेश्चन में डिबाई में ही दिया रहेगा। जो आपको ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दिया रहेगा वो डिबाई में ही दिया रहेगा, तो आपको डिबाई में ही निकालना पड़ेगा थ्योरेटिकल। तो कैसे निकालेंगे, देखो ESU ले लेंगे हम, चार्ज किस में लेंगे, ESU में कितना होता है 4.8 10 टू पावर माइनस 10 ESU। ठीक है, और जो डिस्टेंस होगी उसको आपको लेना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और जब आप डिवाइड कर दोगे 10 टू पावर माइनस 18 से, तो आपका आंसर आ जाएगा डिबाई में। किसमें आ जाएगा, डिबाई में। तो ये डिबाई में चेंज करने के लिए, ठीक है, कि आपको जो भी चार्ज दिया है उसको ESU में लेना है, ठीक है, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेना है, और 10 टू पावर माइनस 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा डिबाई के अंदर। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल देखो, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए आपको दिया है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03। देखो आपको ऑब्जर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कौन सी यूनिट में दिया है, डिबाई में दिया है। ठीक है, एंड HCl बॉन्ड लेंथ इज 1.275 एंगस्ट्रॉन्ग। आपको एंगस्ट्रॉन्ग में दी हुई है बॉन्ड लेंथ, आपको उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ HCl। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर का, ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल। तो हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट करें, देखो बच्चों थ्योरेटिकल कैसे करेंगे, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट आपके पास फॉर्मूला है Q इंटू डी। ठीक है, Q आपको मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में Q कितना होता है, देखिए 4.8 10 टू पावर माइनस 10 ESU, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुलाम में लोगे तो 1.6 10 टू पावर 19 होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 4.8 10 टू पावर माइनस 10 ESU। इसलिए ले रहे हैं ताकि उसको हम डिवाइड में चेंज कर सकें। तो ये चार्ज लिख दिया मैंने 4.8 10 टू पावर माइनस 10 ESU। आपको डिस्टेंस दी है बच्चों, कितनी दी है 1.275 एंगस्ट्रॉन्ग। तो आपको पता होगा एक एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना होगा 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो जो भी डिस्टेंस दिया है उसको सेंटीमीटर में चेंज किया, 10 टू पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, और डिवाइड किया 10 टू पावर माइनस 18। आपको बताया मैंने डिवाइड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 टू पावर माइनस 18 से डिवाइड करेंगे। तो 10 टू पावर माइनस 18 से मैंने डिवाइड किया। ठीक है, तो ये देखो 10 टू पावर माइनस 10 और 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 18 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आएगा थ्योरेटिकल कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 1.275 डिवाइड, ये आपके पास थ्योरेटिकल हो जाएगा। और उसके बाद आप फॉर्मूले में रख देंगे, है ना। ये आपका ऑब्जर्व दिया हुआ है, ऑब्जर्व कितना दिया है आपको 1.03 डी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है,
ऑब्जर्व आपको दिया हुआ है 1.03D, थ्योरेटिकल आपने रख दिया, थ्योरेटिकल आपने जो निकाला था वो रख दिया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, वो 17% आ रहा है। तो इस तरह से आपको परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी जिस यूनिट में दिया है डायपो मोमेंट उसी यूनिट में लेना पड़ेगा। ऐसा यूनिट नहीं है वैभव, ऐसा यूनिट कूलाम इंटू मीटर है, ठीक है। ऐसा यूनिट कूलाम इंटू मीटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ, देखिएगा ऐसा यूनिट इसकी क्या है, कुलाम इंटू मीटर है, ठीक है, क्योंकि चार्ज को हम कुलाम में लेते हैं और डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, तो इसीलिए हमने उसको चेंज किया। डिवाई में चेंज करने के लिए क्या किया, ध्यान रखना है आपको कि बस ये याद रखना है, चार्ज कितना होता है 4.8 10 टू पावर -10 ESU होता है, और डिस्टेंस तो आपको जो भी दी रहेगी एंगस्ट्रॉम में दी रहेगी, तो आप उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू पावर -10 होता है, और सेंटीमीटर में कितना होता है 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर होता है। तो मैंने उसको सेंटीमीटर में चेंज किया, और डिवाइड करेंगे हम 10 टू पावर -18 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो डिवाई में आंसर आएगा। इसको आपको रखना है फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, थ्योरेटिकल बाय ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल, तो ये ऊपर वाला ऑब्जर्व डायपो मोमेंट, नीचे वाला थ्योरेटिकल इनटू 100, तो आपके पास परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों? यस, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आपको मैंने फॉर्मूला भी समझा दिया एक बार। फॉर्मूला क्या है, देखो इधर, ऑब्जर्व डायपो मोमेंट बाय थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, थ्योरेटिकल आपको निकालना है, तो थ्योरेटिकल निकालने के लिए आपको डिबाई यूनिट में लेना पड़ेगा। डिबाई यूनिट में लेने के लिए चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10 टू पावर -19 गुलाम होता है, और ESU में ये कितने के इक्वल होता है, 4.8 10 टू पावर -10 ESU के इक्वल होता है। तो हमने ESU में चार्ज लिया, और डिबाई को डिस्टेंस को हमने सेंटीमीटर में दिया, और 10 टू पावर -18 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका म्यू रहेगा वो डिबाई में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये डिवाई में आने के बाद आपको फॉर्मूले में रखना है और परसेंटेज निकालना है। यस बच्चों, हो जाएगा? हाँ, सॉल्व करेंगे चलेगा, वैभव अप्रॉक्स सॉल्व होगा चलेगा, आपको ऑप्शन में से मैच करना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो अप्रॉक्स भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो कल आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। अभी बताने वाला हूँ आज क्या क्या किया है, और कल और परसों बच्चों मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, हम थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने टॉपिक हमने पढ़ लिए उन सारे टॉपिक्स पे मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, कल फ्राइडे और सैटरडे के लेक्चर में, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको सबको एक काम करना है बच्चों, जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए सारे रिवाइज करके आएंगे कल, तभी आप मुझे अच्छे से क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे कल, है ना। तो जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, अपने 8 लेक्चर हो गए, 9 लेक्चर, तो उन सबको रिवाइज करके आना, ताकि आप कल क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर पाए। तो क्लियर है बच्चों? आपको परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला बता दिया, एक न्यूमेरिकल भी मैंने करके बताया कि किस तरह से निकालना है, और डायपोल मोमेंट में कंडीशन याद रखना, अगर सिमेट्रिकल है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। लेकिन यदि उसके पास लॉन पेयर है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। दो केसेस होते हैं, दो एक्सेप्शन है उसके, वो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया, XeF4 एंड XeF2, ये दो एक्सेप्शन है कि उनके पास लॉन पेयर होने के बावजूद भी उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट भी आपको मैंने बता दिए कि हमेशा जरूरी नहीं है कि सीज का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा है, हमको अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, कुछ केसेस में ट्रांस का भी ज्यादा आ सकता है ना। और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो आप प्रैक्टिस करिएगा और फाइंड आउट करिएगा कि डायपोल मोमेंट निकालने की प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों? सारे बच्चों को क्लियर है? तो बच्चों अभी कल आप सारे टॉपिक रिवाइज करके आना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे टॉपिक्स पे। नहीं अभिषेक, कल मेरा 11 बजे रहेगा ना, इमरान सर का जो रहता है ना 11 का, 11 बजे रहेगा, कल 11 बजे रहेगा। अभी 2 दिन मेरा 11 बजे रहेगा, फ्राइडे सैटरडे। नेक्स्ट वीक से मेक श्योर इमरान सर आ जाएंगे, तो वो उनके लेक्चर लेंगे, और जो मेरे 3 लेक्चर है मेरे 3 ही रहेंगे, है ना। अभी वो नहीं है, तो इसलिए मैं फ्राइडे सैटरडे भी उनकी क्लास लूंगा, ठीक है। तो कल 11 बजे क्लास रहेगा, तो आप लोग सारा थ्योरी रिवाइज करके आना, तो क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा, है ना। आज नहीं रहेगा, आज नहीं रहेगा अभिषेक, 12:30 पे नहीं रहेगा अब, है ना। 12:30 के बाद आप फ्री हो जाओगे, अभी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो होंगी, 12:30 पे नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन वेबर, मैं सोच रहा हूँ सारे टॉपिक्स पढ़ाएं, सारे दे दें, जरूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन तक आएगा, मिक्सअप आ सकते हैं, कुछ टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ाए उनमें से भी दे सकता हूँ। क्यों, आपको समझ में आ गए हैं, आपने पढ़ लिए हैं, तो दे सकता हूँ मैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, आपको सिलेबस में लिखा हुआ है टिल अप टू द टॉपिक, है ना। तो कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन, आप अच्छे से रिवाइज करके आओ, कल हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही एंड अप करते हैं, बाय बच्चों।